जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से आपके सामने एक भाषण फिर लाया हूं जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भंडारा लोकसभा का उपचुनाव था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उम्मीदवार थे भंडारा लोकसभा से। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 21 अप्रैल 1954 को भंडारा में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। उस समय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कई पदाधिकारी वहां मौजूद रहे और लगभग 2 लाख से अधिक लोग उस जनसभा में इकट्ठा हुए थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फूल मालाएं पहना करके स्वागत किया गया और इसमें महादेव बोरकर ने 501 रुपए और श्री चंद्रभान श्याम कुंवर ने 101 रुपए बाबा साहब को अर्पण किया था। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीदवार बन करके यहाँ आया हूं और वैसे मुझे चुनाव में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं पहले से ही राज्यसभा का सदस्य हूं। खेद की बात यह है कि मैंने देखा है कि इस उच्च सदन यानी राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं होता है। केंद्र सरकार को लोकसभा की बैठकें बारंबार लेकर उससे लोकहित का कामकाज करवाने की इच्छा नहीं है। इसलिए आखिर मैंने संसदीय चुनाव में खड़े होने का निर्णय लिया है। 2 जगहों के लिए 4 उम्मीदवार खड़े होने के कारण स्पष्ट है कि चुनाव में कांटे की टक्कर होने वाली है। अपना वोट किसे देना चाहिए इस बारे में निश्चित तौर पर बताने के लिए मैंने यह दौरा शुरू किया है। सेहत के कारण हर जगह जाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए गिने चुने स्थानों पर जाकर ही मैं अपना चुनाव प्रचार करने वाला हूं। किन्हीं कारणों से आज जो लोग यहां उपस्थित नहीं है उन तक आप मेरी बात पहुंचाएंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। संसद के 500 में से 400 सदस्य कांग्रेस के हैं। ऐसी स्थितियों के बावजूद हर एक चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होता है, लेकिन फिर भी उस उम्मीदवार का विरोध करना प्रजातंत्र के लिए लज्जास्पद है। वे चुनाव लड़ते हैं मारवाड़ियों के पैसे के बल पर। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? कांग्रेस वाले बताते हैं कि नेहरू के हाथ मजबूत करने के लिए इन्हें जिताकर संसद में भेजिए। लेकिन क्या नेहरू इस प्रकार का समर्थन पाने के हकदार हैं? इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। आजादी के बाद 7 सालों की मियाद मिली। इतने समय में कर्तव्य परायण पुरुष आसमान धरती पर ला सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? हमने अंग्रेजों से आजादी की मांग क्यों की? अंग्रेजों के राज में जो अनेक समस्याएं पैदा हुई थी उन्हें हम हल करेंगे, ऐसा तब इन कांग्रेसी नेताओं का कहना था। आज का प्रमुख मुद्दा विषमता का है, लेकिन इस बारे में कोई बोलता तक नहीं। वैसे देखा जाए तो हमारा देश 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा ऊंचे लोगों का है और दूसरा छोटे लोगों का है। सभी मंत्री उच्च वर्ग के हैं। एकाध अपवाद हो सकते हैं। आम लोगों को आजादी का रत्ती भर फायदा नहीं मिला है। पिछले साल एक सभा का उद्घाटन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरी नजर में अस्पृश्यता यानी छुआछूत सामाजिक समस्या है ही नहीं। वे मजदूर हैं और अन्य मजदूरों के साथ उनकी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। लोकलाज की खातिर ही सही गांधी जी कहा करते थे कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत हिंदू धर्म का कलंक है और उसे धोना पड़ेगा। लेकिन ये नेहरू इतना तक नहीं कहता। सर्वोदय मुझे ढोंग लगता है। एक आदमी कैसे सर्वोदय ला सकता है?
समझ में नहीं आता। व्यवहार में मत्स्य न्याय है, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे खा जाती है, वैसा व्यवहार में न्याय हो रहा है। सबका हित देखना होगा। उनके इस कथन पर क्या आप भरोसा कर सकते हैं? सर्वोदय के साथ मुझे विश्वामित्र की याद आती है। ब्रह्मादेव के साथ होड़ लगाकर प्रतिसृष्टि का निर्माण किया। उसका वर्णन करते हुए मुक्तेश्वर ने कहा कि विश्वामित्र की दुनिया में जन्मजात एक दूसरे के दुश्मन नेवला और सांप प्रेम से खेल रहे थे, चूहे बिल्ली का दूध पी रहे थे और सिंह और हाथी प्रेम से साथ रह रहे थे। वास्तव में ऐसा कभी संभव नहीं है, लेकिन कवि मुक्तेश्वर आगे बताते हैं कि यह सब कपट जाल है। सर्वोदय मजदूरों के साथ अमीरों का हित देखने वाला होगा, उन्हें प्रेम के साथ इकट्ठा बसाने वाला होगा, तो कहना पड़ेगा कि यह तो कपट जाल है। घुसखोरी क्यों होती है? तो इसके पीछे वजह यह है कि जवाहरलाल नेहरू में कोई दम नहीं है। खुद नेहरू ईमानदार हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन उनका एक ही दोष है कि वे अगर किसी को एक बार दोस्त मान लेते हैं, यानी मित्र मान लेते हैं, तो हमेशा के लिए शरण देते हैं। मेनन का जीप मामला तो मशहूर ही है। मंत्रिमंडल में मैं जब था तब मैंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि हर जगह आप राजदूतों की नियुक्ति क्यों करते हैं? हर साल इन दूतावासों पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि अमेरिका और कनाडा की सरकारों ने मांग की है कि अपने राजदूतों को वापस बुला लो। तुर्किस्तान के राजदूत ने अनाज की खरीदारी में घपला किया है। विदेशों में जिन लोगों ने अपना और अपने देश का नाम बदनाम किया है, उन्हें वापस लौटने पर यहाँ क्या सजा मिलती है? ऐसे एक आदमी को उसके भारत लौटने पर अपराधी ठहराया गया और फिर दूसरे देश में राजदूत बनाकर भेजा गया। जवाहरलाल नेहरू लोगों को परख नहीं सकते। अपने पसंदीदा लोग और देश के हित में क्या कोई फर्क नहीं है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की समझ में यह फर्क नहीं आता। क्या ऐसे आदमी का हमें समर्थन करना चाहिए? 300 साल पहले पंडित जी के पूर्वज भारत आए, लेकिन आज भी उन्हें लगता है कि हम पहले काश्मीरी हैं फिर भारतीय हैं। तब मुझे आश्चर्य लगता है कि जो आदमी पहले अपने को गर्व के साथ भारतीय नहीं कहलाता, उसे भारत का प्रधानमंत्री बनने का अधिकार ही क्या है? कश्मीर के लिए पूरे भारत का कहां तक खून चूसे वे यह नहीं सोचते। कश्मीर के राजा को सालाना 9 लाख की तनख्वाह है। 3 लाख रुपए ही कश्मीर की सरकार देती है। 6 लाख भारत सरकार देश की जनता से वसूली कर की रकम में से देती है। मैं अगर चुनाव जीत गया तो जाकर उनसे पूछने वाला हूं कि पिछले 7 सालों में कश्मीर की अपनी सेना पर कितना खर्च हुआ है। उन्होंने जानबूझकर इस बात को गुप्त रखा है। मेरी राय में यह खर्च 200 करोड़ से अधिक होगा। एक तरफ भारत की जनता जब भूखों मर रही है, तब इतना पैसा वहां खर्च क्यों करे? तो कैसे यह विचार कभी उनके मन में नहीं आता? किसी अन्य द्वारा सुझाई गई बात को स्वीकारने के लिए भी नेहरू तैयार नहीं है और कोई नई बात सूझे ऐसी उनकी अपनी बुद्धि नहीं है। आजकल लोग फिल्मी स्टारों के पीछे पागल होते हैं, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू के पीछे पागल हुए हैं। हालांकि फिल्म के स्टार के पीछे पागल होने वाला युवक घर आकर अपनी घरवाली से प्रेम करता है और सुखी होता है।
नेहरू के बारे में लेकिन ऐसा नहीं होता। जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वे उन्हीं से चिपके बैठे रहते हैं। महाभारत में बताया गया है कि द्रोण और भीष्म कहते हैं कि पांडव सही हैं, लेकिन ऐन लड़ाई के समय वे कौरवों के तरफ से लड़े। लोगों ने सवाल पूछे तो भीष्म ने दो टूक जवाब दिए, अर्थस्य पुरुषो दासः, यानी पुरुष धन का गुलाम है। आज अमीर मारवाड़ी दिल खोलकर कांग्रेस को पैसे की मदद कर रहे हैं। इसके क्या परिणाम होंगे यह तो आप ही सोच सकते हैं। अर्थस्य पुरुषो दासः का सूत्र यहां भी लागू दिखाई पड़ता है। कांग्रेस के कितने सदस्य पार्लियामेंट में भाषण करते हैं यह उनसे पूछिए। बोरकर अगर यहां होते तो मैं उनसे पूछता कि आप क्या करने वाले हैं, वह क्या कर सकते हैं, क्या वह कानून जानते हैं। भत्ते में मिलने वाली 30 रुपए पाने के लिए वे बस से जा रहे हैं, इससे आगे वे क्या जानते हैं। पार्लियामेंट के काम के लिए पूनम चंद जी कितने लायक हैं मैं नहीं जानता। कांग्रेस को लगता है लोगों का कांग्रेस पर विश्वास है, लेकिन हमारे नाम से किसी भी आदमी को वोट दीजिए कहना क्या विश्वासघात नहीं है। कांग्रेस के लोग इतने बेशरम हो गए हैं कि धिक्कार है उन कांग्रेसियों का। हम अक्सर बोर्ड देखते हैं जिसमें लिखा होता है चोरों से सावधान। मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस से सावधान हो जाइए, क्योंकि वह चोर है। अस्पृश्य वर्ग के मतदाताओं पर मेरा पूरा विश्वास है। आपको किसी प्रकार की घुसखोरी के शिकार नहीं होना चाहिए। अपने वोट को एक अमूल्य चीज मानिए। आप निम्न जात के हैं, ध्यान में रखें कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों की तरह धार्मिक सामर्थ्य भी अपने पास नहीं है। इसलिए हमारा वोट राजनीतिक क्षेत्र की हमारी एक अनमोल चीज है, उसे बेचिए मत। हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अगर एक एक दाना चुनकर भरे तभी हमारी बोरी भरेगी। जिसे मतदान का अधिकार प्राप्त है उसे अवश्य मतदान करना चाहिए, तभी मैं जीतूंगा। मैं आरक्षित जगह से खड़ा हूं। जिन स्पृश्यों को लगता है कि मेरी नीतियां केवल अस्पृश्यों के हित में न होकर देश में हित में है, वे भी मुझे अपना वोट दें। मुझसे पूछा जाता है कि दूसरे का मत क्या करेंगे, उसके बारे में बताना जरूरी है। हम कांग्रेस का विरोध करते हैं, इसलिए कांग्रेस के फायदे में जाए ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगर आप मेरे साथ हैं और मुझे दोनों वोट देंगे तो मेरा डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं जीतूं तो आपको बोरकर को अपना वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फिर दो लोग बचते हैं, श्री राका और श्री मेहता। मैं सोशलिस्ट पार्टी से नाराज हूं, उसके काम में कोई अनुशासन नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि देश की अन्य पार्टियों की तरह वे वसूलों की बुनियाद पर अपनी पार्टी का संगठन करेंगे, इसलिए पिछले चुनाव में मैंने उनकी मदद की, लेकिन इस कारण हमारा बहुत अधिक नुकसान हुआ। हमारे लोगों ने वोट दिया, इसलिए उनके उम्मीदवार जीत पाए, लेकिन इस पर धन्यवाद का एक शब्द भी उन्होंने हमें दिया नहीं। इसलिए मुझे उनके बारे में ना तो बुरा लगता है और ना ही आदर महसूस होता है। त्रावणकोर, कोचिन, वे कम्युनिस्टों के साथ उनकी बराबरी से कंधे लगाकर चुनाव लड़े और चुनावों के बाद उन्होंने पगड़ी घुमाकर बताया कि तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें बस मंत्री पद पाने की जल्दी मची है।
सुचेता कृपलानी ने मुझे खत लिखकर विनती की है कि मैं अशोक मेहता का समर्थन करूं। अशोक मेहता का भी खत आया है, इसलिए अशोक मेहता राका से अधिक राजनीति में सधे हुए हैं और विद्वान हैं, इसलिए उन्हें अपना पूरा वोट दें। इसलिए नहीं कि वे सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं, बल्कि इसलिए कि वे अशोक हैं, इसलिए आप उन्हें अपना वोट दें। कांग्रेस के खिलाफ खड़े उम्मीदवारों को आप बहुमत से जिताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। इसके बाद श्री राजभोज ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उसके बाद धीरे धीरे सभा का विसर्जन हुआ।